हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है 800। एपिसोड की शुरुआत में हम एक रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनते हैं जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि उनके आसपास की चीज़ें कितनी ज़्यादा बदल गई हैं और टाइम के साथ साथ सब कुछ कितना चेंज हो गया है। क्योंकि पहले उसी रेडियो प्रोग्राम से लोगों को खुशी मिलती थी और वो सब अपनी फैमिली के साथ मिलकर रेडियो सुनते थे, लेकिन अब और भी अच्छे प्रोग्राम्स आ चुके थे और लोग पुरानी जनरेशन को थोड़ा भूल गए थे। तभी रेडियो चैनल पर नरेटर बताता है कि उसे पुरानी जनरेशन से एक स्टोरी याद आ गई है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे का ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होता उससे पहले ही वो रेडियो ख़राब हो जाता है और जिस कार में वो रेडियो चल रहा था उस कार से एक पर्सन बाहर निकलकर बैक सीट से एक लड़की की डेड बॉडी को बाहर निकालता है और उसे एक पुरानी फैक्ट्री के बाहर ले जाकर जला देता है, जिसके साथ ही इस ड्रामा की फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। हम ईयर 1997 की जियांगबिन सिटी के फांगियन टाउन को देखते हैं, जिसे कोल माइनिंग टाउन भी बोला जाता है। और वहाँ के बारे में हमें बताया जाता है कि जब वो टाउन स्टैब्लिश हुआ ही था तभी वहाँ पर सिर्फ 30 घर से शुरुआत हुई थी। तब वहाँ पर कोल माइंस हुआ करती थी, पर बेटर क्वालिटी ना होने की वजह से इतनी मेहनत के बाद भी उन लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ माइंस स्टैब्लिश करी और उसके बाद से बाहर की कंट्रीज़ के लोग भी वहाँ पर काम करने के लिए सिटी में शिफ्ट हो गए। यानी कि धीरे धीरे वहाँ पर सिर्फ 30 घरों से अब हज़ारों घर बन गए थे और लोगों की कंडीशन भी ठीक हो गई थी। ये सब हमें बता रहा था ऑफिसर होंगबिन, जो कि डायरेक्टर लियांग और बाकी लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि उनके टाउन में कोल माइंस की शुरुआत होंगबिन और डायरेक्टर लियांग के डैड्स ने ही की थी, जिसे वो याद कर रहे थे। पर तभी होंगबिन को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उनकी एक फैक्ट्री के बाहर कुछ हुआ है, तो उसे जल्दी वहाँ पर आना होगा। अब होंगबिन जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसे फैक्ट्री के डंप के पास मिली एक लड़की की डेड बॉडी के बारे में पता चलता है, जिसे वहाँ पर डंप करने के साथ साथ जला दिया गया था। और ये वही फैक्ट्री थी जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। उस लड़की को देखकर होंगबिन थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने पर उस लड़की के पास ही एक कॉइन भी मिलता है जो कि कुछ सालों पहले यूज़ किया जाता था। और क्योंकि अब तक म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट बॉडी पिक करने के लिए नहीं आए थे, तो होंगबिन रात को क्राइम लोकेशन पर रुकने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो उस लड़की को देखकर याद कर रहा था कि कुछ साल पहले भी उसने ऐसा ही इंसिडेंट देखा था जिसे वो भूल नहीं पाया। अब अगले दिन हम क्राइम लोकेशन पर म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से लियो और यिमाई को देखते हैं, जिन्हें होंगबिन उस कॉइन के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उस लड़की की एज 35 साल के अंदर होगी, क्योंकि उस लड़की ने जो हील्स पहने थे वो उनके टाउन में कुछ लड़कियां ही पहनती थी जो कि 35 ईयर्स की एज से कम थी। यिमाई को बॉडी से कुछ ग्लासेस के टुकड़े भी मिलते हैं, जिन्हें आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो लैब लेकर चली जाती है। और होंगबिन लियो को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुनता है कि उन्हें जो ग्लास के टुकड़े बॉडी से मिले हैं उसे उस लड़की का गला काटा गया है। वो टुकड़े असल में एक होमिसाइड बॉटल के हैं। जिसके बाद यिमाई और होंगबिन का जूनियर ऑफिसर लिमिन इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ जाता है और होंगबिन लियो से केस के बारे में बात करता है कि वो केस सॉल्व करना तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब उन्हें विक्टिम की आइडेंटिटी पता चलेगी, जो कि काफ़ी मुश्किल होने वाला था क्योंकि सारे एविडेंस आग से जल चुके थे। और ऐसा ही केस होंगबिन ने 20 साल पहले भी देखा था। उसे शक था कि उन दोनों इंसिडेंट्स में किलर सेम ही है, क्योंकि पहले तो इस केस को एक्सीडेंट बोलकर क्लोज कर दिया गया था, पर अब वापस से उसी पैटर्न में उसी लोकेशन पर ये सब होने से होंगबिन को कंफर्म हो गया था कि ये दोनों केस रिलेटेड हैं। अगर उन्हें ये केस सॉल्व करना है तो उन्हें 20 साल पहले वाले केस को भी वापस से इन्वेस्टिगेट करना होगा, जिस पर लियो डिपार्टमेंट से डिस्कस करने का टाइम मांगती है। और होंगबिन घर जाकर एक पुराने कैंडी बॉक्स ढूंढने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से जब उसकी वाइफ को पता चलता है कि होंगबिन अपनी एक्स फियांसे का कैंडी बॉक्स ढूंढ रहा है तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। और हम जान पाते हैं कि 20 साल पहले असल में होंगबिन की एक्स फियांसे यिंग के साथ ही वो इंसिडेंट हुआ था और शायद इसीलिए ही होंगबिन उस केस को रीओपन करवाना चाहता था। पर उसकी वाइफ उसे गुस्से में इन सब से मूव ऑन करने के लिए बोलती है और बताती है कि अगर उसे कुछ पूछना ही है तो उसे उनके बेटे चेनहुई से इस बारे में बात करनी चाहिए। और चेनहुई उसे मिल सकता था रोलर स्केटिंग रिंग में। दूसरी तरफ हम रिंग में सोंगी को देखते हैं, जो कि वहीं पर काम किया करती थी। वो चेनहुई की गर्लफ्रेंड थी, जहाँ वो और चेनहुई बात कर रहे थे। तभी उनसे मिलने के लिए होंगबिन आ जाता है और उस कैंडी बॉक्स के बारे में पूछता है। इस पर चेनहुई उसे वो बॉक्स दे भी देता है, क्योंकि वो बॉक्स उसकी मॉम को मिला था और उसकी मॉम वो देखकर हर्ट ना हो इसीलिए वो बॉक्स उसने ही रख लिया था।
दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं, वो गेस्ट हाउस के ओनर से यंग के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन करती है। तब उसे पता चलता है कि यंग होंगबिन की फियांसे थी और वो शादी भी करने वाले थे, लेकिन यंग के साथ वो इंसिडेंट हो गया जहाँ पर हम होंगबिन को भी वही दिन याद करता हुआ देखते हैं कि वो जिस दिन यंग से शादी करने वाला था उसी दिन वो फैक्ट्री ड्रम की आग में जल गई। और उस दिन जो सिक्योरिटी अटेंडेंट वहाँ पर था उसे भी होंगबिन ने कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन उस अटेंडेंट को भी उस बारे में कुछ नहीं पता था। अगले दिन अब होंगबिन यिंग के केस के सारे विटनेसेस को लेकर लियो के ऑफिस के बाहर जाता है और वो कैंडी बॉक्स में रखी यिंग की सारी डिटेल भी लियो को देने की कोशिश करता है ताकि वो केस भी सॉल्व कर सके, पर लियो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे अपने केस पर फोकस करना था। अब केस डिस्कशन होता है और उन लोगों को पता चलता है कि वो ग्लास के टुकड़े असल में एक कफ सिरप की बोतल के थे, जो कफ सिरप हाईली एडिक्टिव होने की वजह से उनकी कंट्री में बैन हो गया था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डेंजरस ड्रग्स थे। लेकिन वो उनकी कंट्री में इतने छोटे से टाउन में क्या कर रहा था, इसका पता उन्हें लगाना था। और उनका स्टार्टिंग पॉइंट था एक ट्रक ड्राइवर जिसने पहले भी उस कफ सिरप की कंप्लेन की थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगबिन चेनहुई से मिलने के लिए जाता है और उसे वो बॉक्स संभाल कर रखने को कहता है क्योंकि उन्हें वापस से उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। फिर वो चेनहुई के घर ही रुकने का डिसाइड करता है क्योंकि उसके घर पर तो उसकी वाइफ उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, पर चेनहुई उसे समझाता है कि अभी उसकी मॉम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत डैड की है तो उन्हें चले जाना चाहिए और मॉम के लिए अच्छा डिनर बनाना चाहिए। इस वजह से होंगबिन और चेनहुई उसके ग्रैंडपा सभी लोग साथ मिलकर डिनर करते हैं और होंगबिन की वाइफ भी अब गुस्सा नहीं करती। फिर चेनहुई सोंगी से हॉस्पिटल मिलने के लिए जाता है। असल में सोंगी डायलिसिस पेशेंट थी, यानी कि उसे जल्दी से जल्दी एक किडनी डोनर की ज़रूरत थी। तो इस बारे में चेनहुई डॉक्टर से भी बात करता है क्योंकि जो पेशेंट सोंगी के बाद वहाँ पर आए थे उन्हें तक डोनर मिल चुका था, पर सोंगी को अभी तक डोनर नहीं मिला था और उसकी हेल्थ भी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। इस वजह से चेनहुई परेशान भी था, पर फिर भी डॉक्टर उसे बिना कोई जवाब दिए बहुत ही रूडली बस वेट करने के लिए बोलकर चला जाता है। दूसरी तरफ होंगबिन की वाइफ भी उसे यही समझा रही होती है कि चेनहुई को सोंगी से ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि वो बीमार है और चेनहुई भी स्केटिंग रिंग से इतना अर्न नहीं करता कि वो सोंगी की सर्जरी या फिर डायलिसिस लॉन्ग टाइम तक अफोर्ड कर पाए। वो लोग ये बात कर ही रहे थे तभी होंगबिन को पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है क्योंकि उन्हें केस में लीड मिली थी और ये पता चला था कि जिस ट्रक ड्राइवर ने वो कफ सिरप ली थी वो असल में उसने एक मास्क मैन से ली थी और वो कफ सिरप पॉप्सिकल की फॉर्म में थी, जिसे लेने के बाद ही वो हाई ऑन ड्रग्स हो गया था और उस मास्क मैन का नाम था लुयान। फिर होंगबिन अपनी टीम के साथ मिलकर हर शॉप पर रेड करते हैं और वहाँ पर भी वो 31 प्राइस की पॉप्सिकल सेल हो रही थी। ऐसे लोगों को अरेस्ट भी कर लेते हैं। फिर वो चेनहुई के रिंग में भी जाता है। असल में वो बस उसे सोंगी के बारे में समझाने गया था, पर चेनहुई क्लियर कर देता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा और जल्दी ही उसके लिए एक डोनर भी ढूंढ लेगा। फिर होंगबिन वहाँ से जाने लग जाता है तो उसे रिंग में वही पॉप्सिकल दिखती है और वो एक पॉप्सिकल खरीद कर होंगबिन से पूछता है कि क्या वो 31 की है, तो चेनहुई मना कर देता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे कभी उसने उन पॉप्सिकल्स के बारे में सुना ही ना हो। पर जैसे ही होंगबिन वहाँ से बाहर चला जाता है तो चेनहुई एक कॉल करता है और वो उन कफ सिरप सप्लायर्स को बता देता है कि वो लोग कुछ टाइम के लिए अपना ट्रांजैक्शन रोक दे क्योंकि उसके डैड को उन पॉप्सिकल्स के बारे में पता चल चुका है, यानी कि चेनहुई इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल था जिसका होंगबिन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सालों पहले होंगबिन और उसकी वाइफ न्यू ईयर के दिन अपनी एक्स फियांसी यिंग के घर पर जाते हैं क्योंकि यिंग के पेरेंट्स को एक रिमोट लोकेशन पर एक छोटी बच्ची मिली थी जिसे वो अडॉप्ट करना चाहते थे क्योंकि यिंग की डेथ के बाद वो लोग काफ़ी अकेले थे। इसीलिए होंगबिन उन लोगों की उस बच्चे को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है और वो लोग उसका नाम सोंगी रखते हैं, यानी कि सोंगी बचपन से यिंग के पेरेंट्स के साथ रही थी, इसीलिए वो चेनहुई की भी इतना क्लोज थी। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जहाँ चेनहुई अपने पार्टनर्स को कफ सिरप बॉटल की ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए कहता है और हम देख पाते हैं कि जैसे उसका पार्टनर अपनी डील करके वापस निकल रहा था तो जो लड़का उससे बॉटल लेने आया था वो उसके साथ फाइट करने लग जाता है क्योंकि वो एडिक्ट था और उसे और बॉटल चाहिए थे। इसी बीच वो लड़का चेनहुई के पार्टनर का मास्क भी हटा देता है और हम देख पाते हैं कि वो पार्टनर असल में कोई और नहीं बल्कि सोंगी होती है, जो कि किसी तरह उस लड़की को डायनामाइट जलाने के बहाने वहाँ से भगा तो देती है, लेकिन फाइट की वजह से
उसके हाथ में लगी डायलिसिस ट्यूब टूट जाती है और उसका बहुत सारा ब्लड निकलने लग जाता है और उसकी ब्लड लॉस से डेथ भी हो सकती थी। इस वजह से वो जल्दी से चेनहुई को कॉल करती है और चेनहुई उसे किसी तरीके से अपनी मॉम के क्लिनिक जाने को कहता है, क्योंकि उसकी मॉम का क्लिनिक उस लोकेशन के सबसे पास था। और वो उसे बॉटल्स वाला बैग भी साथ लेकर आने को बोलता है, जिसके बाद वो खुद भी जल्दी से अपनी मॉम के क्लिनिक चला जाता है और सॉन्गी के आने का वेट करता है। दूसरी तरफ चेनहुई की मॉम डिस्कस कर रही थी कि अगर चेनहुई उन लोगों की बात नहीं मान रहा तो वो सॉन्गी से उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। फिर वो क्लिनिक बंद करके घर के लिए निकलने वाली थी। ये देखकर चेनहुई अपनी मॉम को हर्ट करने वाला होता है ताकि वो अपनी मॉम को रोक पाए, पर तब तक चेनहुई वहां पर पहुंच जाती है और उसे देखकर चेनहुई भी अंदर चला जाता है। पर सॉन्गी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो लोग अब जल्दी से होंगबिन को कॉल करते हैं और होंगबिन सॉन्गी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर सॉन्गी ने जाने से पहले चेनहुई को बैग की तरफ इशारा कर दिया था। तो चेनहुई बैग को भी कार में रख कर होंगबिन के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। अब जैसे वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो चेनहुई तब भी अपना बैग लेने में कार की ट्रंक ही खराब कर देता है। अब सॉन्गी को सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाता है, जिस वजह से वो बच जाती है। लेकिन अब होंगबिन की वाइफ चाहती थी कि वो चेनहुई को समझाए और चेनहुई सॉन्गी से ब्रेकअप करें। इस पर होंगबिन वहां से ये कहकर चला जाता है कि ये काम वो खुद ही क्यों नहीं कर लेती। अब वो बाहर जाता है तो अपने एक फ्रेंड को कार की ट्रंक ठीक करते हुए देखता है और ये वही फ्रेंड था जो कि कभी फैक्ट्री डंप के बाहर अटेंडेंट हुआ करता था। वो बातों बातों में होंगबिन को बता देता है कि चेनहुई बहुत जल्दी में था और अपना बैग लेते ही उसने ट्रंक खराब कर दी। तभी होंगबिन चेनहुई को दूर से देख लेता है, जिसके हाथ में अब भी वो बैग था। इसीलिए होंगबिन को उस पर थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि क्लिनिक में भी चेनहुई का ध्यान उस बैग पर था। इसीलिए वो चेनहुई के साथ ही लिफ्ट में चला जाता है और नोटिस करता है कि उस बैग पर भी ब्लड लगा हुआ था। वो समझ जाता है कि वो बैग ज़रूर सॉन्गी के पास था। अब जब वो दोनों अंदर जाते हैं तब तक चेनहुई की मॉम ने भी सॉन्गी से बात कर ली थी कि वो चेनहुई से ब्रेकअप कर ले। जैसे ही चेनहुई इस बैग को नीचे रखता है तो होंगबिन बैग चेक करने की कोशिश करता है। ये देखकर चेनहुई उसे रोकने लग जाता है, जिसकी वजह से बैग एकदम से खुल जाता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। पर उसके अंदर बॉटल्स नहीं थी, क्योंकि वो तो चेनहुई पहले ही निकाल चुका था। जिसके बाद होंगबिन और उसकी वाइफ वहां से बाहर आते हैं और होंगबिन को स्टेशन से कॉल आता है तो वहां से चला जाता है। फिर चेनहुई सॉन्गी को हक कर लेता है और उसे बताता है कि उसने पहले ही कहीं पर बॉटल्स को छुपा दिया है और जब वो वापस जाएगा तब उन्हें ले लेगा। दूसरी तरफ होंगबिन अपनी टीम और लियो के साथ एक डांसिंग बार में रेड करने के लिए जाता है, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई वहां पर भी वो ड्रग सेल कर रहा है। और लियो होंगबिन को उन केमिकल्स के बारे में भी बताती है जो कि उन्हें डेड बॉडी पर मिले थे। वो केमिकल्स हाईली इन्फ्लेमेबल थे। जिसके बाद चेनहुई बॉटल वापस से लेने के लिए जाता है तो उसकी सारी बॉटल्स वहां से गायब हो गई थी और कोई पीछे से उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो एक आदमी के साथ होता है जो कि उस पर वही केमिकल डालकर उसे भी मारने की कोशिश करता है, जिसके बारे में लियो बात कर रही थी। और ये पर्सन बार बार चेनहुई से अपनी वाइफ जियाओ के बारे में पूछ रहा था और बता रहा होता है कि वो आज दिन से उस पर नजर रख रहा था कि आखिर उस बैग को लेकर वो क्या कर रहा है। ये सुनते ही चेनहुई समझ जाते हैं कि वो पर्सन जरूर वही अटेंडेंट है, क्योंकि चेनहुई की मॉम डैड के अलावा बस वही उनके साथ था। इसीलिए किसी तरीके से चेनहुई अपने हाथ खोल लेता है और आंखों से पट्टी हटाकर अटेंडेंट को देख भी लेता है। लेकिन जैसे ही वो अटेंडेंट पर अटैक करता तो चेनहुई को गला दबाकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि उन जैसे ड्रग डीलर की वजह से ही वो अपनी वाइफ को खो चुका है। इस पर चेनहुई अपनी जान बचाने के लिए उसे समझाने लग जाता है कि वो जियाओ को नहीं जानता है, लेकिन वो बाकी डीलर्स को जानता है जो कि जियाओ को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए वो अटेंडेंट से डील भी कर लेता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। इस वजह से अटेंडेंट भी उसे छोड़ देता है और वो वापस से सॉन्गी के पास चला जाता है, जहाँ पर सॉन्गी उसकी गर्दन पर मार्क्स देखकर उससे पूछती है कि वो कहाँ था, पर वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। जहाँ वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद करते हैं, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ही खुश थे और बिना किसी टेंशन की प्लानिंग करते थे कि वो बड़े होकर कौन से कॉलेज जाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन अब वो उनकी प्रॉब्लम की वजह से बस डीलर बनकर ही रह गए थे। दूसरी तरफ होंगबिन और उसकी टीम डांसिंग बार की गेस्ट का यूरिन टेस्ट करते हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट वाले कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लेते हैं। अगले दिन अब आगे की इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चलता है कि जितने भी लोग पॉजिटिव हैं उनमें से कोई भी सेलर नहीं था, यानी कि उन्होंने जिन 2 सेलर से वो कप सिरप ली थी
थी। वो दोनों ही सेलर्स 2 दिन से गायब थे और लू युआन जो कि उन सेलर्स का हेड है, उसका भी अब कोई पता नहीं चल रहा था। रही बात उस डेड बॉडी के पास मिले कॉइन की, तो वो कॉइन असल में उस किलर ने एक लकी ड्रॉ से जीता था। वो पर्सन एक लेडी थी जिसके पास एक मोटरसाइकिल भी थी, पर अब भी ना ही वो लेडी की आइडेंटिटी पुलिस को मिली थी और ना ही लू यान की। इसलिए लियू होंगबिन को टाउन की हर शॉप, बार और स्केटिंग रिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है और ये भी बताती है कि गवर्नमेंट भी कुछ ऑफिसर्स को उन्हें असिस्ट करने के लिए भेज रही है ताकि वो जल्दी ही केस सॉल्व कर पाए। इसके बाद होंगबिन वहाँ से बाहर निकलता है तो शिन नाम की एक लड़की उसे रोक देती है और बताती है कि जिस बार में कल रेड हुई थी उस बार में वो सिंगर है और उसकी सिस्टर वांग को भी कल रात अरेस्ट कर लिया गया था, जबकि उसे धोखे से ड्रग्स दी गई थी और उसकी कोई भी गलती नहीं थी। ये सुनकर होंगबिन शिन को घर जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जब सोंगी और चेन हुई घर जा रहे थे तो वो रास्ते में लू युआन को देखते हैं जो कि उन्हीं का वेट कर रहा था और वो भी उन दोनों को देखकर उनके पास आने लग जाते हैं, जिस वजह से दोनों काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ से एक पुलिस कार क्रॉस होती है जिसे देखकर वो अपना रास्ता बदल लेता है। फिर हम देखते हैं कि शिन घर पर जाती है तो उसकी मॉम उसे वांग के बारे में पूछती है, पर शिन उन्हें सच नहीं बताती। तभी उनकी लॉटरी शॉप पर स्केटिंग रिंग में ही काम करने वाली काइनिंग आती है, जिसे देखकर शिन को याद आता है कि काइनिंग का बॉस तो चेन हुई है जो कि होंगबिन का बेटा है, तो वो उसकी हेल्प ज़रूर कर सकता है। इसीलिए वो उसके साथ स्केटिंग रिंग जाती है और चेनहुई से रिक्वेस्ट करती है। लेकिन तभी अटेंडेंट चेनहुई से बात करने के लिए आ जाता है तो चेनहुई वहाँ से डरकर उसके साथ स्टोर रूम चला जाता है, जहाँ वो अटेंडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि उसे और टाइम चाहिए क्योंकि कोई भी डीलर जियाओ के बारे में कुछ नहीं जानता और वो ज़्यादा लोगों को पुलिस की वजह से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। ये सुनकर अटेंडेंट उसे धमकी देता है कि अगर उसने अपना काम नहीं किया तो वो होंगबिन को सब कुछ बता देगा। फिर अटेंडेंट वहाँ से चला जाता है और वो अपनी वाइफ का एक फ़ोटो चेनहुई को दे देता है। फिर चेनहुई से मिलने के लिए लू युआन आता है, लेकिन तभी पुलिस और होंगबिन भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्केटिंग रिंग आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी सभी का ड्रग टेस्ट होने वाला था, जिसमें लू युआन भी फंस जाता है। लेकिन अब तक पुलिस को ये नहीं पता था कि जिस लू युआन को वो ढूंढ रहे हैं वो उनके सामने है। अब हम जान पाते हैं कि लू युआन के साथ बिजनेस डील करने का प्लान असल में सोंगी और चेनहुई का ही था। इसीलिए आज उन्हें उसे टेस्ट पॉजिटिव आने से बचाना ही था क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एडिक्ट था, जिसकी वजह से वो लोग एक प्लान बनाते हैं। और जब उन्हें यूरिन टेस्ट के लिए लाइन में लगाया जाता है तो चेनहुई सोंगी को दूर से ही बेहोश होने का इशारा करता है और उसके बेहोश होते ही जब सभी का ध्यान उस पर होता है तब चेनहुई वहाँ पर खड़ी शिन के कॉन्टैक्ट लेंसेज का केस चुरा लेता है और सोंगी को संभालने के बहाने अपना पेजर उसकी पॉकेट में रख देता है। जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर सोंगी को वहाँ से लेकर जाती है, पर चेनहुई होंगबिन से रिक्वेस्ट करता है कि पहले वो अपना टेस्ट करवाना चाहता है ताकि वो सोंगी का ख्याल रखने के लिए जा पाए। अब जब वो वॉशरूम जाता है तो वो उन कॉन्टैक्ट लेंसेज के केस में अपना यूरिन कलेक्ट करके वाटर टैंक में छुपा देता है और उसके बाहर निकलते ही सोंगी दूसरी तरफ से किसी तरह चेनहुई के पेजर से लू युआन को मैसेज दे देती है कि उसे वाटर टैंक में नेगेटिव यूरिन मिल जाएगा। लू युआन भी अब प्लान के अकॉर्डिंग टेस्ट के लिए उसी यूरिन को देता है। फिर सभी लोग अपने घर जा रहे होते हैं तो शिन अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज का केस ढूंढ रही थी। जब वो काइनिंग से उस बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि उसे सफाई करते वक्त उसका केस मेंस वॉशरूम में मिला था, जो सुनकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद वो बाहर आकर होंगबिन से मिलती है, जहाँ वो उसे उसकी सिस्टर वांग को कल पुलिस स्टेशन में आकर घर ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि सच में वो इनोसेंट थी। अब क्योंकि लू युआन ने गलत यूरिन सैंपल दिया था और अपनी फेक आइडेंटिटी भी पुलिस को बता दी थी, जिसकी वजह से उसका ड्रग टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है और वो बच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ चेनहुई और सोंगी के प्लान की वजह से। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिन अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही थी तो वो अपने बॉस से कुछ पैसे उधार लेने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसके बदले बॉस उसे होटल में मिलने के लिए बोलता है, जो सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद वो अपने लेंसेज पहनने के लिए केसेस बाहर निकालती है, पर उसके अंदर से उसे यूरिन की स्मेल मिलती है, जो देखकर वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर चेनहुई और सोंगी बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि अगर लू युआन के साथ वो लोग ज़्यादा दिखे और कभी लू युआन पकड़ा गया तो वो लोग भी फंस जाएंगे। इसीलिए वो उसे रास्ते से हटाने का डिसाइड करते हैं। इधर होंगबिन को पता चलता है कि मिस लियू सुबह से अपने रूम में लॉक है और ना ही वो किसी के नॉक करने पर रिस्पॉन्ड कर रही थी। ये सुनते ही होंगबिन और लिमिन जल्दी से गेस्ट हाउस जाते हैं। जब वो मिस लियू के रूम में जाते हैं तो देखते हैं
कि मिस लियो तो एयर प्लग लगाकर केस सॉल्व करने में लगी हुई थी और उसका पूरा ध्यान केस पर था, इसीलिए उसने किसी भी आवाज़ को नहीं सुना। जिसके बाद वो उन लोगों को बताती है कि उसके अकॉर्डिंग वो लोग सेलर तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सेलर उनसे एक स्टेप आगे है और वो छुप गया है। इसलिए वो सेलर के बजाय अब फैक्ट्री डंप फायर की विक्टिम की आइडेंटिटी सर्च करेंगे, क्योंकि मिस लियो के हाथ एक बहुत ही बड़ा एविडेंस लगा था, और वो ये था कि उस विक्टिम ने सिर्फ एक ही पैर में हाई हील्स पहनी हुई थी, यानी कि उसके पैर में कोई तो प्रॉब्लम थी, और ये सब उसके जॉब की वजह से भी हो सकता था। ये सुनकर होंगबिन को भी कुछ आइडिया मिलता है। वो समझ जाते हैं कि वो विक्टिम आखिर कहाँ से आई हो सकती है, जिसके लिए वो दोनों टाउन की एक ज्वेलरी प्रोडक्शन फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर फीमेल्स ही काम किया करती थी, और वो ऐसी मशीन यूज़ करती थी जिनमें उनकी एक पैर का वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता था। और वहाँ पर जाकर उन्हें फैक्ट्री का ओनर भी मिलता है, जो कि हर मटेरियल के बारे में उन दोनों को अच्छे से समझाता है, और जिन 2 केमिकल्स के बारे में वो बता रहा था वो वही केमिकल्स होते हैं जो कि विक्टिम की बॉडी पर मिले थे। इसीलिए वो फैक्ट्री ओनर को इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं, लेकिन उससे भी उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि ना ही उसके पास फैक्ट्री वर्कर्स की आईडी थी और ना ही उसका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन हुई से मिलने के लिए लुयान आता है और चेन हुई उसे ड्रग्स तो दे देता है, पर वो लुयान से एक डील करते हैं कि ये डील उनकी लास्ट डील होगी और लुयान को टाउन छोड़कर जाना होगा। इस पर लुयान मान जाता है और वहाँ से चला भी जाता है, पर उसके जाते ही वहाँ पर शिन आ जाती है और चेन हुई से पूछती है कि आखिर उस दिन किसने उसके लेंस का यूज़ करके अपना टेस्ट फेक किया था। वो चेन हुई को ब्लैकमेल करती है कि वो उसे 3000 युआन कैश दे और वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी, पर चेन हुई उसे पैसे देने से मना कर देता है। तो गुस्से में शिन वहाँ से जाने लगती है, पर सोंगी उसे रोक देती है और पोलाइटली उससे पूछती है कि उसे पैसे क्यों चाहिए। इस पर शिन उसे बता देती है कि उसे अपनी सिस्टर वांग को पुलिस स्टेशन से लेकर आना है। तब सोंगी उसे बोलती है कि अगर वो उनके लिए रिंग में परफॉर्म करेगी तो वो उसे उसके पैसे दे देंगे, क्योंकि उन्हें भी अपना बिजनेस बैलेंस करना था, और शिन जो पैसे मांग रही थी वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था। इस पर अब शिन भी उनकी बातों में आकर हाँ बोल देती है। जिसके बाद हम होंगबिन और लियो को देखते हैं, जो कि उस फैक्ट्री ओनर के बारे में पता लगाने के लिए गेस्ट हाउस के मैनेजर से बात करने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो फैक्ट्री ओनर अक्सर वहाँ पर आया करता था, और लास्ट टाइम वो एक ब्यूटीफुल लड़की जिसका नाम सू था उसके साथ आया था। सू की खास बात ये थी कि उसने एक पैर में हाई हील्स पहनी हुई थी और दूसरे में थोड़ी छोटी हील थी। ये बात मैनेजर ने नोटिस कर ली थी। उसने चुपकर फैक्ट्री ओनर से सू के फोटोज़ भी क्लिक कर लिए थे, क्योंकि उसे उन दोनों में ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, जिस वजह से अब होंगबिन और लियो को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाता है और वो दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं। तो लियो होंगबिन से पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि फैक्ट्री ओनर गेस्ट हाउस जाता होगा। तो होंगबिन बताता है कि उसने फैक्ट्री ओनर के बिहेवियर से ही पता लगा लिया था कि वो अपनी फैक्ट्री में सिर्फ फीमेल्स को ही हायर क्यों करता है। अगले दिन वो दोनों मिलकर फैक्ट्री ओनर से वापस बात करते हैं और उसे सू के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो जो विक्टिम उन्हें फैक्ट्री डंप में मिली थी वो सू ही थी और उसके मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट अब फैक्ट्री ओनर ही था। इस पर फैक्ट्री ओनर बताता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है, बल्कि सू ही उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करती थी, और अगर वो उसे पैसे नहीं देता तो वो उस पर मॉलेस्टेशन का केस करने वाली थी। इस वजह से फैक्ट्री ओनर ने उसे पैसे दे दिए और हमेशा के लिए उससे कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। पर होंगबिन इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि अगर फैक्ट्री ओनर इनोसेंट था तो वो टाउन छोड़कर क्यों जाने वाला था। तब फैक्ट्री ओनर बताता है कि वो बस सू के हस्बैंड की डर की वजह से जा रहा था, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ही बड़ा ठग था, जिस वजह से अब होंगबिन और लियो उसके हस्बैंड को ढूंढने जाते हैं। पर वो कोई ठग नहीं होता, बल्कि वो एक माइन फैक्ट्री का ही वर्कर था, जिसे उसका बॉस टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि वो अभी ड्रग्स की वजह से पागल हो चुका था। और वो लोग उसे सू का फोटो दिखाते हैं तो वो जोर से चिल्लाने लग जाता है, और उसके रूम में भी वही कफ सिरप बॉटल्स मिलते हैं और एक हाई हील का पेयर, यानी कि ये कंफर्म हो चुका था कि वो बॉडी सू की थी। जिसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसे सू के बारे में पूछते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग्स असल में सू उसके लिए लाया करती थी, और वो ना तो सू के किसी रिलेटिव को जानता है और ना ही उसके किसी भी फ्रेंड को, पर उसे बस एक नाम पता था जो कि सू की फ्रेंड थी। वो थी लॉटरी शॉप की ओनर मिस काई, जिससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए होंगबिन और लियो जाते हैं। तब उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि सू बहुत ही लो प्रोफाइल लेडी थी,
दूसरी तरफ जब लुयान सारा कैश लेकर बस स्टैंड पर अपनी बस का वेट कर रहा था, तब एक लड़की उसका कैश बैग देखकर उसे अपने घर चलने के लिए अप्रोच करती है। तो लुयान मान भी चाहता है, पर जैसे ही वो लड़की के साथ उसके घर जाता है तो उस लड़की का हस्बैंड कुछ लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर आ जाता है और लुयान पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो लड़की और उसका हस्बैंड मिलकर यही काम करते थे, लड़कों को फंसाकर उनका सारा सामान लूट लेते थे और वो लुयान का सारा कैश भी लेकर भाग जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।